बोलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टिक्योमेट्री पढ़ा था ना शायद, स्टिक्योमेट्री। अभी कंप्लीट नहीं हुआ था बच्चों ये, है ना। चलिए पहले मैं स्टिक्योमेट्री में कुछ चीजें बता दूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको वेट निकालने को बोलूं ग्राम में, तो वेट ग्राम में निकालने का तरीका है नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बेटा, आपने पढ़ा होगा ना ये फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। तो अगर आपको मोल्स को वेट निकालना है मोल्स से, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात तो जानते हैं ना सारे बच्चे। मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा, वेट कह लो या मास कह लो, बात एक ही है। अब अगर मैं एसटीपी की कहानी ले लूं, समझते हैं एसटीपी या फिर एनटीपी बोल दिया जाए, एसटीपी बोला जाए या फिर एनटीपी बोला जाए ना, एट एसटीपी और एनटीपी, एट एसटीपी और एनटीपी, है ना। एसटीपी ये कहानी सिर्फ वैलिड है गैसेस के लिए बेटा, किसके लिए वैलिड है, गैसेस के लिए। आप यहां लिख लेंगे नॉट वैलिड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब एसटीपी पे आप मोल्स से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसटीपी पे आप मोल्स की मदद से वॉल्यूम निकाल सकते हैं गैस का, एसटीपी पे आप मोल्स से वॉल्यूम निकाल सकते हैं गैस का। नॉट वैलिड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, है ना बच्चों, समझ गए बात। एसटीपी में आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, क्या फॉर्मूला होता है ये पढ़ो, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, दिस इज कॉल्ड द मोलर वॉल्यूम। पर आजकल करंट में इसको 22.7 लिया जाता है, आपको मालूम है। दिस इज द फॉर्मूला एट एसटीपी, है ना। तो हम यहां से निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, है ना, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस इनटू 22.4 लीटर। तो अगर आप एसटीपी पे जितने भी मोल्स हैं गैस के उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर आ जाएगा। मैं आजकल लिख दूं, करंट में ये जो डाटा है, करंट में ये डाटा जो है ये 22.7 लिया जाता है लीटर में, बट आज भी हम इससे न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व कर रहे हैं 22.4 से। बट आपको मालूम होना चाहिए करंट में ये डाटा जो है ये 22.7 लिया जाता है। तो वेट इन ग्राम इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास, है ये रिलेशन। चलिए मैं आपको बता दूं, कभी भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन को अगर बैलेंस करेंगे, कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट कंबशन कर दिया जाए, उस हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन कर दिया जाए, तो उस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, आसान तरीका है। उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, देन हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। अगर मैं किसी हाइड्रोकार्बन के कंबशन की इक्वेशन आपको दे दूं तो आप उसे कैसे बैलेंस करेंगे मुझे बताओ। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको मीथेन दे दूं, मीथेन का कंबशन करोगे, CH4 is a gas, O2 is a gas and it will converted into CO2 and H2O। तो सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो, क्योंकि आपको मालूम है स्टिक्योमेट्री के क्वेश्चन को करते वक्त इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है स्टिक्योमेट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त। तो अगर मैं मीथेन ले लूं, O2 गैस ले लूं, CO2 एंड H2O, तो यहाँ कितने कार्बन बच्चों, एक। यहाँ पे भी कितने कार्बन है, एक। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2, 2H2। अब इस साइड कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 और 2 4। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2। तो नंबर 1 पर आपको किसको बैलेंस करना है, कार्बन को। नंबर 2 पे किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। नंबर 3 पे किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। तो कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन की कंबशन की इक्वेशन आ जाए तो उसे ऐसे बैलेंस किया जाता है। किसी हाइड्रोकार्बन की कंबशन की इक्वेशन आ जाए तो उसे ऐसे बैलेंस किया जाए। एक और करते हैं, अगर मान लो मैं ब्यूटेन का कंबशन कर दूं, ब्यूटेन का कंबशन कर दूं, है ना, आप सभी को मालूम होगा ब्यूटेन। यहाँ कितने कार्बन है, 4 4।
यहाँ हाइड्रोजन कितने 10, यहाँ हाइड्रोजन कितने 2, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 5। अब कौन रहेगा बैलेंस होना, 4 2 जा 8 और 5 13, यहाँ पर 13 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको ऐसे लिख दूं 13/2, ये तो लिखूंगा। 6.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.5 को कैसे लिख सकते हैं 13.2, बोलो। किसी हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन में सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। मैंने 2 एग्जांपल, चलिए एक और ले लेते हैं। प्रोपेन को बैलेंस करते हैं C3H8, इसका कंबशन करते हैं, क्या मिलता है आपको, C3H8 का कंबशन करो क्या मिलेगा, CO2 और H2, CO2 और H2। यहाँ कितने कार्बन है बच्चों 3, यहाँ 3 लगा दो। यहाँ कितने कार्बन है 3, यहाँ 3 लगा दो। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 2, यहाँ पर कितने 8, 4H2O लगा दो। यहाँ 3 कार्बन है 3, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 8, यहाँ 2 थे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कौन बैलेंस नहीं हुआ, ऑक्सीजन। 3 2 जा 6 4 10 ऑक्सीजन है इस साइड, तो यहाँ कितना होना चाहिए 5। तो ये मैं आपको बता रहा था, किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन की इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करेंगे तो पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। एसटीपी पर एनटीपी पे अगर किसी गैस का वॉल्यूम निकालना है तो मोल्स को गैस के 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके मोल्स आ जाएंगे, वो वॉल्यूम आ जाएगा गैस का लीटर में, ठीक है। अगर आपको किसी का मास निकालना है तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा। आपके क्वेश्चन स्टीकियोमेट्री करते वक्त आपकी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, ये बात यहाँ तक पहले लिख लूं। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मान लो एक आप हाइड्रोकार्बन की एक जनरल इक्वेशन दूं मैं आपको, CxHy प्लस x प्लस y/4। आपको चेक करके बताना मैंने ये इक्वेशन सही बैलेंस की है कि गलत बैलेंस की है। xCO2 प्लस y/2H2, आपको चेक करके बताना है मैंने हाइड्रोकार्बन की इक्वेशन को सही बैलेंस किया है कि गलत बैलेंस किया है। मैंने हाइड्रोकार्बन की इक्वेशन को गलत बैलेंस किया है कि सही बैलेंस किया है। CxHy x प्लस y/4 O2 xCO2 y/2H2, ये मैंने एक हाइड्रोकार्बन के कंबशन की, इसमें CO2 आपका गैस है, O2 आपकी गैस है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है और ये H2O लिक्विड है, समझ गए। चलिए मैं फिर से समझाता हूँ इस चीज को मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है, तो स्टीकियोमेट्री के क्वेश्चन को करते वक्त इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, है ना। मान लो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंप्लीट कंबशन करते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंप्लीट कंबशन करते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंप्लीट कंबशन करते हैं तो आपको सबसे पहले कार्बन बैलेंस करना पड़ेगा, देन हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, देन ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। पहले नंबर पे कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। मान लीजिए मैं एक जनरल रिएक्शन लिख दूं, है ना। अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिख दूं किसकी, हाइड्रोकार्बन के कंबशन की, अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिख दूं हाइड्रोकार्बन के कंबशन की, और वो जनरल रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन के कंबशन की CxHy, ठीक है। CxHy हाइड्रोकार्बन के कंबशन की इक्वेशन है। आप देखो मैंने बैलेंस सही किया है कि गलत किया है। x प्लस y/4 O2 चेंजेस इनटू xCO2 प्लस y/2 H2। ये एक मैंने जर्नल इक्वेशन की हाइड्रोकार्बन का बैलेंस किया। तो सबसे पहले नंबर पे आप कभी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन की इक्वेशन आ जाए तो आप कार्बन को बैलेंस करेंगे, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ये मैंने एक जर्नल हाइड्रोकार्बन की इक्वेशन को बैलेंस किया है। बात समझ में आ गई। अब जैसे मैं आपको स्टीकियोमेट्री का मतलब बताता हूं, देखिए
स्टिक्योमेट्री में आप सबसे पहले उस रिलेशन को मोल के टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं, मोल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, मोल एनालिसिस के टर्म्स में भी। अब मोल है तो आप मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, मास के टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं, मोल के टर्म्स में पढ़ सकते हैं, मास वाला रिलेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तीसरा है, अगर एसटीपी पे दे दूं तो वॉल्यूम वाला रिलेशन भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं एसटीपी में दे दूं तो वॉल्यूम वाला रिलेशन भी पढ़ सकते हैं। एट एसटीपी दे दूं तो वॉल्यूम वाला रिलेशन भी पढ़ सकते हैं। ये मास वाला रिलेशन, मतलब एक इक्वेशन के लिए आप मोल वाला रिलेशन पढ़ सकते हो, मोल से उस रिलेशन को मास वाले रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, मास वाले रिलेशन से एसटीपी पे आप उसे वॉल्यूम वाले रिलेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप एक इक्वेशन, अगर एक बैलेंस्ड इक्वेशन दे दूं तो आप उसके लिए मोल रिलेशन पढ़ सकते हो, मास रिलेशन पढ़ सकते हो, और एसटीपी पे वॉल्यूम रिलेशन पढ़ सकते हो। एक मॉलिक्यूल रिलेशन भी पढ़ सकते हो, मॉलिक्यूल रिलेशन भी पढ़ सकते हो, मॉलिक्यूल रिलेशन भी पढ़ सकते हो। अच्छा एक चीज बताओ, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? जल्दी बताओ। एनी पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में? एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एनी पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आपकी एक इक्वेशन, स्टिक्योमेट्री के क्वेश्चन को करते वक्त इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है, इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। स्टिक्योमेट्री को पढ़ते वक्त इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। आप मोल रिलेशन भी पढ़ सकते हैं, मास रिलेशन भी पढ़ सकते हैं, एसटीपी पे वॉल्यूम रिलेशन भी पढ़ सकते हैं, और मॉलिक्यूल रिलेशन भी पढ़ सकते हैं। पहले एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए, स्टिक्योमेट्री एक कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है, जिसमें आप रिएक्टेंट की मदद से रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के मास को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज बताई थी। अच्छा एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मीथेन का कंबशन लिखते हैं। मीथेन एक गैस है, CH4 आपने अभी बैलेंस की थी, 2O2 गैस चेंजेस इनटू CO2 गैस, H2O लिक्विड है ना। अब अगर यहां पर देखा जाए तो इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। मैंने बोला था स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को किसके टर्म्स पे, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल के टर्म्स में पढ़ते हैं। जब भी स्टिक्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को किसके टर्म्स में पढ़ते हैं? मोल के। 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 1 मोल। अच्छा इसको आप बताओ, 1 मोल का वजन कितना होगा? 1 मोल का वजन होगा 16 ग्राम। यहाँ 2 मोल का वजन कितना होगा? 2 × 32 ग्राम। सही है। यहाँ 1 मोल का वजन कितना होगा? 44 ग्राम। यहाँ 1 मोल का वजन कितना होगा? इक्वेशन बैलेंस नहीं, 2H2O, 2 × 18 ग्राम। 1 मिनट बचो। बच्चों देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने इस मोल को मास में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ लिख दूं मास, मैंने इस मोल को मास में कन्वर्ट कर दिया। मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, मैंने बोला था स्टिक्योमेट्री को किसके टर्म्स में पढ़ना है? मोल के टर्म्स में पढ़ना है। दीस आर कॉल्ड स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जितने स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 मोल, यहाँ कितने स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है? 2 मोल। यहाँ कितने स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है? 1। यहाँ पर कितने हैं? 2 बच्चों। ह्यूमन एरर है, कभी कभी गलती हो जाती है, वो ध्यान नहीं रखा। 1 मोल का वजन कितना होता है? 16 ग्राम। यहाँ 2 मोल का वजन कितना होगा? 2 × 32। यहाँ 1 मोल का वजन कितना होता है? 44। यहाँ 2 मोल का वजन कितना होगा? 2 × 18। ये तो लिख लिया मैंने मास के टर्म्स में। अगर मान लो ये गैसेस, अगर ये गैसेस, जितनी गैसेस एट एसटीपी हैं, अगर ये गैसेस एसटीपी पे हैं, तो इनका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। 2 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 2 × 22.4 लीटर। ये सभी गैसेस एसटीपी पे हैं। यहाँ कितने मोल है? 1 मोल। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। इसके केस में वॉल्यूम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बताओ? इनके केस में वॉल्यूम क्यों नहीं लेंगे?
इसके केस में वॉल्यूम क्यों नहीं लेंगे? इसके केस में वॉल्यूम हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये लिक्विड है। हमारा एसटीपी वाला कंडीशन जो है ये किसके लिए वैलिड रहती है? ओनली फॉर गैसेस, नॉट फॉर सॉलिड, नॉट फॉर लिक्विड है। अब अगर इसको हम पार्टिकल्स के टर्म्स में पढ़ें, मॉलिक्यूल्स में, अगर हम मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में पढ़ें तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? Na। इसमें कितने मोल में? एक मोल में Na होते हैं तो 2 मोल में 2 Na। इसमें कितने होंगे? Na। और इसमें कितने होंगे? 2 Na। चलिए पहले आप ये लिख लीजिए, ये आपने मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिख लिया है, ये मास के टर्म्स में लिख लिया है, ये मोल्स के टर्म्स में लिख लिया है। एक इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आपने मोल्स के टर्म्स में लिखा है, मास के टर्म्स में लिखा है, गैसेस एट एसटीपी के टर्म्स में लिखा है, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखा है। इन सभी के टर्म्स में आपने इसे लिखा है। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, आप सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, ठीक है? अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, सुनना ध्यान से, पूरा लिख लिया है? अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, आज मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, समझ। चलिए मैं एक एक करके सब बताता हूं, आपने लिख लिया, उसके बाद यहां लिख रहा हूं। अब इसको सबसे पहले मोल्स के टर्म्स में लिखो इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन क्या कहती है मोल्स के टर्म्स में? 1 mole of CH4, 1 mole CH4 reacted with 2 mole oxygen completely, है ना? 1 मोल CH4 रिएक्ट कर रही है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 1 मोल CO2 एंड 2 मोल H2। ये मैंने लिख दिया मोल के टर्म्स में। 1 मोल CH4 2 मोल्स O2 के साथ रिएक्ट करती है, 1 मोल CO2 बनाती है, 2 मोल H2O बनाती है। अब इसको पार्टिकल्स के टर्म्स में लिख दो, चलो पार्टिकल्स के टर्म्स में लिखो तो Na मॉलिक्यूल ऑफ CH4 reacted with 2 Na molecules of O2 to form Na molecules of CO2 and 2 Na molecules of water। 2 Na molecules of water। देखो पहला मैंने किसके टर्म्स में लिखा है? पहला मैंने लिखा है मोल्स के टर्म्स में, दूसरा मैंने लिखा है मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, तीसरा मैं इसको मास में लिखता हूं। 1 मोल CH4 का मास कितना होता है? 16 ग्राम। 2 मोल्स ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 2 × 32 ग्राम। 1 मोल CO2 का मास कितना होता है बताओ? 44 ग्राम। 2 मोल्स वाटर का मास कितना होता है? 2 × 18 ग्राम होता है। तो यहां लिख सकते हैं 16 ग्राम CH4 reacted with 2 × 32 ग्राम of oxygen to form 44 ग्राम of CO2 and 2 × 18 ग्राम of water। चलिए मैंने इस रिलेशन को मास के टर्म्स में लिख दिया। मास के टर्म आपको क्वेश्चन नहीं करना, ये समझाने के लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए कि आप इस एक इक्वेशन अगर आपको मैं बैलेंस करके दूं तो उसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को मोल्स के टर्म्स में पढ़ेंगे, उन मोल्स को फिर मास में कन्वर्ट करेंगे, मास से फिर हम उन मोल्स को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एसटीपी पे, और उस मोल्स को हम नंबर ऑफ पार्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको एसटीपी पे किसमें, एसटीपी पे क्या लिखेंगे जरा बताओ? एसटीपी पे क्या लिखेंगे? तो एसटीपी पे गैस का क्या लिया जाता है? एसटीपी पे गैस का वॉल्यूम लिया जाता है। एसटीपी पे गैस का क्या लिया जाता है? वॉल्यूम लिया जाता है। तो जरा बताओ 22.4 लीटर ऑफ CH4 react with 2 × 22.4 liter of oxygen to form
1 into 22.4 लीटर ऑफ CO। वाटर नहीं लेंगे क्योंकि वाटर लिक्विड है। तो ये एक इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को मैंने मोल्स के टर्म्स में पढ़ लिया। मैंने उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म्स में पढ़ लिया। मैंने उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को मोल्स के टर्म्स में पढ़ लिया, मास के टर्म्स में पढ़ लिया और वॉल्यूम के टर्म्स में पढ़ लिया। समझ गए? अब मैं आपको बताता हूं इसके क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। सही है? स्टीकियोमेट्री के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है वो भी तरीका आपको मैं बताता हूं। अगर कोई एसटीपी पे है तो उसके मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, अभी सिखाया था। मोल्स से वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? मोल्स ऑफ गैस into 22.4, this gives volume in liter, but this formula is only valid for STP और NTP है। और अगर मोल से आप मास कैसे निकाल सकते हैं? मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मास मिल जाएगा ग्राम में, या वेट कह सकते हैं ग्राम में। ठीक है? मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं। ए एक इक्वेशन है बैलेंस्ड, बी कल भी मैंने ट्रिक सिखाई थी, सी और डी। इसमें मैं लिख रहा हूं मोल एनालिसिस, है ना? ये ट्रिक है बच्चों, मोल एनालिसिस। मोल एनालिसिस क्या होता है? मोल्स को ए के स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक, ये वाला फॉर्मूला है। मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बी, मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी, मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी। ये फॉर्मूला है मोल एनालिसिस का स्टिक्योमेट्री के लिए। स्टिक्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोल एनालिसिस लगता है, जिसका मतलब है मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी, मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी, मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी बराबर होंगे। अब इन सभी में से उनको ले लेना है जो गिवन हो, और जो फाइंड करना है उनको ले लो, बाकी सबको छोड़ दो। जो गिवन है और जो फाइंड करना है उनको ले लो, बाकी सभी को छोड़ दो। अब आपने मान लो इनसे फॉर्मूले से जिसके मोल्स फाइंड करने हैं उसके मोल्स फाइंड कर दिए। मोल्स फाइंड करने के बाद अगर वो एसटीपी पे वॉल्यूम पूछे तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स फाइंड करने के बाद अगर वो मास पूछे तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अगर मैं आपको मास दे दूं तो आप मोल्स निकाल सकते हो? अगर मैं मास दे दूं तो मोल्स निकाल सकते हो? मास को किससे डिवाइड कर दो? मोलर मास से, तो मोल्स निकाल लेंगे। मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाएंगे। मतलब कभी भी स्टिक्योमेट्री का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो उसमें आप मोल एनालिसिस लिख दें। स्टिक्योमेट्री के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करें तो आप उसके लिए मोल एनालिसिस लिख दीजिए। समझ गए? जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप उससे समझेंगे। क्वेश्चन से समझ में आता है, ये थ्योरी नहीं पूछी जाती बच्चों, ये थ्योरी नहीं पूछी जाती। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 produced, find the number of moles of CO2 produced by the complete combustion of 2.5 moles of C3H8। मैं एक यूनिटरी मेथड कराऊंगा, स्कूल लेवल वाला मेथड, और एक अपना कंसेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करिए। चलिए सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करिए। C3H8 का कंप्लीट कंबशन करिए। बोलिए, सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करिए। सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करिए। यहाँ कितने मोल है? 3। यहाँ कितने कार्बन है? 3। यहाँ 1, 3CO2। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 8। यहाँ 2, 4H2O। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 6 और 4 10, 5O2। ये गैस C3H8 गैस, ये गैस, ये लिक्विड है। अच्छा, पहले लॉन्ग मेथड करते हैं। ये इक्वेशन क्या बताती है? जो फाइंड करना है और जो गिवन है उन्हीं दोनों को लेना है। ये बताती है अगर मैं 1 मोल C3H8 का बर्न करता हूं, अगर मैं 1 मोल, इक्वेशन बताती है 1 मोल C3H8 को बर्न करता हूं तो मुझे 3 मोल CO2 मिलता है। 3 मोल CO2 मिलता है।
अगर मैं 1 मोल C3H8 को बर्न करता हूं तो मुझे 3 मोल CO2 मिलता है। तो अगर मैं 2.5 मोल C3H8 को बर्न करूं, अगर मैं 2.5 मोल C3H8 को बर्न करूं, अगर मैं 2.5 मोल C3H8 को बर्न करूं तो 1 मोल C3H8 3 मोल CO2 देता है। तो बताओ 2.5 मोल C3H8 को बर्न करने पर कितने मोल CO2 मिलेगा? 3 गुना, तो 3 इंटू 2.5 मोल ऑफ CO2। ये तो था स्कूल वाला मेथड, मतलब आंसर आ गया 7.5 मोल ऑफ CO2। 1 मोल C3H8 को अगर मैं बर्न करता हूं तो वो 3 मोल CO2 देता है। तो बताइए अगर मैं 2.5 मोल C3H8 को बर्न करूं तो वो कितने मोल देगा CO2 के? 3 इंटू 2.5, 1 मोल C3H8। ये तो था स्कूल लेवल का कंसेप्ट। अब इसी को मेरे कंसेप्ट से करते हैं। चलिए, ये हो गया, ये स्कूल लेवल का कंसेप्ट है। जिन लेना किसको है? जो चीज गिवन है और जो चीज फाइंड करनी है उन्हीं दोनों को लेना है, बाकियों को नहीं लेना। बाकियों को नहीं लेना, जो चीज गिवन है और जो चीज फाइंड करनी है उसको लेना है। उनके बीच में मोल मोल एनालिसिस ले लो। अच्छा ये बताओ, मोल्स ऑफ C3H8 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यही तो है फार्मूला। मोल्स ऑफ C3H8 डिवाइडेड बाय 1 निकालने क्या है? मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 3। ये मैंने क्या लिख लिया? ये मैंने लिख लिया मोल मोल एनालिसिस। ये मैंने लिख लिया मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस लिख लिया। मोल्स ऑफ C3H8 कितने दे रखे हैं? 2.5 अपॉन 1। मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं, मल्टीप्लाई कर दो तो मोल्स ऑफ CO2 आ गया 3 इंटू 2.5, मोल्स ऑफ CO2 आ गया 7.5। टाइम मिलेगा तो जरूर बताऊंगा ये फॉर्मूला आया कैसे है। टाइम मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा ये फॉर्मूला आया कैसे है। इसको कहते हैं मोल मोल एनालिसिस। इसको कहते हैं मोल मोल एनालिसिस। आपको जिसको गिवन हो, जो फाइंड करना उन दोनों को ले लो, बाकी सबको छोड़ दो। अच्छा मैंने इधर किस किस को छोड़ दिया? ऑक्सीजन को छोड़ दिया, H2O को छोड़ दिया। क्यों? ना तो वो गिवन थे ना फाइंड करने थे। मुझे निकालना क्या था? CO2 के मोल्स निकालने थे। गिवन किसके मोल्स थे? C3H8 के मोल्स थे। ये मेरा मेथड है ना। इससे मैं क्वेश्चन करता हूं, इससे मैं क्वेश्चन करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, कर दो। मोल मोल एनालिसिस लिखना बहुत आसान है। मोल्स ऑफ C3H8 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। calculate weight of residue का मतलब होता है सॉलिड, है ना, गैसेस तो उड़ जाती है। obtained when 1 mole of CaCO3 strongly heated। मैंने क्या बताया था? इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, है ना। कैलकुलेट द वेट ऑफ रेसिड्यू सॉलिड obtained when 1 mole of CaCO3 is strongly heated। when 1 mole of CaCO3 is strongly heated, तो CaCO3 ले लिया मैंने, strongly heated, हीट किया, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। CaCO3 सॉलिड को अगर मैं गर्म करूं तो ये होगा रेजिड्यू। रेजिड्यू सॉलिड जो बचा रह गया वही तो है रेजिड्यू, ये तो उड़ जाएगी। पहले स्कूल वाले मेथड से करूं क्वेश्चन, पहले स्कूल वाले मेथड से करूं क्वेश्चन। पहले स्कूल वाले मेथड से कर रहा हूं।
1 मोल CaCO3 हीट करने पर 1 मोल CaO देता है। 1 मोल CaCO3 हीट करने पर 1 मोल CaO देता है। 1 मोल CaCO3 हीट करने पर 1 मोल CaO देता है। 1 मोल CaCO3 हीट करने पर 1 मोल CaO देता है। समझ गए? अब 1 मोल CaCO3 हीट करने पर 1 मोल CaO देता है। बहुत आसान क्वेश्चन। तो 1 मोल अब इसका मास मिल गया और 1 मोल CaO का वजन कितना होगा? 1 मोल CaO का वजन होगा 40 प्लस 16 56 ग्राम। तो आंसर हो गया 56 ग्राम। आंसर हो गया 56 ग्राम। आंसर हो गया 56 ग्राम। अच्छा, इसको अपने मेथड से करता हूं। मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय 1, मोल्स ऑफ CaO डिवाइडेड बाय 1। तो मोल्स ऑफ CaO, अच्छा ये आ गया। मोल्स ऑफ CaCO3 कितना दे रखा है? 1। तो मोल्स ऑफ CaO मिल गया 1, मिल गए। मोल्स CaO के 1 मिल गए। अब वजन निकालना था, वेट इन ग्राम। तो मोल्स इनटू मोलर मास, मोलर मास कितना होता है? 56। 1 मोल इनटू 56, ये आ गया 56 ग्राम। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये अल्टरनेट मेथड है, ये और करके लिख लो। स्कूल वाला मेथड क्या? 1 मोल CaCO3 को जलाओगे, 1 मोल CaCO3 को तोड़ोगे तो 1 मोल CaO मिलेगा। 1 मोल CaO का वजन कितना होता है? 56 ग्राम। यहां से भी कर सकते हो। मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय 1, मोल्स ऑफ CaO 1, मोल्स ऑफ CaO निकाल लोगे, 1 आ गया और 1 को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से 56 ग्राम। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, जल्दी करिए दूसरा क्वेश्चन। नहीं आया तो मुझे बता देना जरूर है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे बता जरूर देना। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो जानते हो ना, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे लिखे जाते हैं उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। मोल मोल एनालिसिस में क्या करते हैं? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है, हाउ many moles of CH4 are required, how many moles of CH4 are required to produce 22 gram of CO2 आफ्टर कंबशन। एक ही क्वेश्चन को मैं देखिए अलग अलग मेथड से कर सकते हैं आप। मैंने पिछले डब्बे में कुछ फॉर्मूले सिखाए हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। अच्छा, मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो आप। 22 डिवाइडेड बाय 44, यही है ना फॉर्मूला। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स ऑफ CO2 आ गए 1/2 मतलब 0.5। 0.5 मोल CO2 कितना CH4 प्रोड्यूस करते हैं? चलिए चेक करते हैं। इक्वेशन बैलेंस करो। CH4 प्लस 2O2 गैस चेंजेस इनटू CO2 प्लस 2H2। मोल्स ऑफ CH4 अपॉन 1, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। तो बताओ मोल्स ऑफ CH4 कितने आ गए? मोल्स ऑफ CO2 कितने? 0.5। अब आप इसको स्कूल लेवल से कैसे करेंगे? स्कूल लेवल से कैसे करेंगे? CH4 प्लस 2O2 गैस चेंजेस इनटू CO2 गैस प्लस 2H2। 1 मोल CH4 प्रोड्यूस 1 मोल CO2। तो ये बताइए 0.5 मोल CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल CH4 के जलाने पड़ेंगे? अगर मैं 1 मोल CH4 का जलाता हूं तो मुझे 1 मोल CO2 मिलता है। तो बताइए मुझे कि 0.5 मोल अगर मुझे CO2 के चाहिए तो मुझे बताइए कितने मोल बर्न करे पड़ेंगे मीथेन के? इतना ही मोल। आंसर मिल गया 0.5 मोल CH4। तो आंसर हो गया भाई 1 मोल CH4 1 मोल CO2 देता है। तो 0.5 मोल CO2 बनाने के लिए कितने मोल CH4 जलाने पड़ेंगे? 0.5 मोल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके पेपर में 2 मार्क्स में आता है।
चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए, जल्दी नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन है। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, मोल मोल एनालिसिस भी बता रहा हूँ, सही है। मैं आपको मोल मोल एनालिसिस भी बता रहा हूँ और मैं आपको स्कूल वाला मेथड भी बता रहा हूँ जो जर्नल मेथड है, यूनिटरी मेथड है। कैलकुलेट द मास ऑफ रेजिड्यू, calculate the mass of residue obtained on strongly heating strongly heating 2.76 gram of Ag2CO3, इसका मोलर मास दे रखा है 276 ग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन ऑन स्ट्रॉन्ग, सिल्वर का मोलर मास दे रखा है 108 ग्राम। मोलर मास का मतलब मालूम है, एक मोल को बर्न करने पे जितना, वो एक मोल का जो मास होता है उसको कहते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन्ड, है ना, पहले इक्वेशन बनाओ बैलेंस्ड। Ag2CO3 को हीट करोगे तो 2Ag सॉलिड, CO2 तो उड़ जाएगी, तो रेजिड्यू कौन होगा, रेजिड्यू होगा ये, रेजिड्यू कौन होगा, ये होगा। अच्छा ये बताइए, अगर मैं मोल मोल एनालिसिस से करता हूं तो मोल्स ऑफ Ag2CO3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ Ag डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ये तो हो गया रिलेशन। मोल्स ऑफ Ag2CO3 दे रखे, नहीं दे रखे। मोल्स ऑफ Ag2CO3 कैसे निकाल लोगे, वेट अपॉन मोलर मास, तो 2.76 डिवाइडेड बाय 276 एंड इट इज इक्वल टू 0.01, तो 0.01 मोल आ गए, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय 2। मोल्स ऑफ सिल्वर कितने आ गए, 0.02। अच्छा मैंने आपको सिखाया था कि अगर मैं मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेट आ जाता है ग्राम में। तो बताइए वेट ऑफ सिल्वर कितना होगा, जल्दी से बताइए। सिल्वर का एक मोल का वजन कितना होता है, 108, तो 0.02 मोल का वजन कितना होगा, मल्टीप्लाई विद 108। सी आंसर इज 2.16 ग्राम। चेक करिए, दिस इज कॉल्ड मोल मोल एनालिसिस, मोल मोल एनालिसिस, ठीक है, इसी को कहते हैं मोल मोल एनालिसिस। अच्छा मैंने एक मेथड और कराया था, उससे भी कर सकते हो आप। एक मेथड और कराया था मैंने, वो भी कराऊं, एक मेथड और कराऊं, बहुत सारे मेथड आते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है जिससे करना चाहे, ठीक है। चलिए आप एक और मेथड, 2-3 मेथड करा देता हूँ आपको, जिससे पसंद आए आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मोल मोल एनालिसिस लगाता हूं मैं। अच्छा इसका यहां पर कितने मोल है, इसके 1 मोल, इसके कितने मोल है, 2 मोल। अगर मैं 1 मोल Ag2CO3 लेता हूं तो वो 2 मोल Ag प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन में कितने मोल्स थे Ag2CO3 के, तो अगर मैं 0.01 मोल Ag2CO3 लेता हूं तो वो 0.02 मोल Ag प्रोड्यूस करेगा। मोल आ गए Ag के, 1 मोल का वजन 108 होता है, तो 0.02 मोल का वजन कितना होगा, आंसर आ गया 2.16 ग्राम। 1 मोल Ag2CO3 2 मोल सिल्वर प्रोड्यूस करता है, तो 0.01 मोल Ag2CO3 जस्ट डबल सिल्वर प्रोड्यूस करेगा। 1 मोल सिल्वर का वजन 108 होता है, तो 0.02 मोल का वजन कितना होगा। एक तो तरीका ये था, ये स्कूल वाला मेथड है।
एक तरीका क्या था जो मैं आपको बता रहा हूँ, मोल लिख लिए, अब इनका मास का यहाँ लिख लो। 1 मोल का वजन कितना होता है 276 ग्राम, 2 मोल का वजन कितना होता है 2 × 108 ग्राम, ये होता है। इनके मास का रेशियो लिख लो, मास ऑफ Ag2CO3। बेटा आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा, मैं वही वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, मोल मोल एनालिसिस। मास ऑफ Ag बताओ यहाँ कितना होगा 276/2 × 108। मास ऑफ Ag2CO3 कितना दे रखा है 2.76। मास ऑफ सिल्वर निकालना है, इज इक्वल्स टू 276/2 × 108। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 100, इसको सॉल्व करोगे तो मास ऑफ सिल्वर आ गया 2.16 ग्राम। बच्चों मैंने 3 मेथड से क्वेश्चन किया है, आपको जो पसंद हो, बट मेरी पसंद अगर आप पूछोगे, अगर आप मेरी पसंद पूछोगे तो मैं कहूँगा मोल मोल एनालिसिस, मोल मोल एनालिसिस। और मोल मोल एनालिसिस क्या कहता है, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A बराबर मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B, moles of C divided by stoichiometric coefficient of C, moles of D divided by stoichiometric coefficient of D, moles of A divided by stoichiometric coefficient A, moles of B divided by stoichiometric coefficient B। आपका ये मान लो अगर इक्वेशन ये है AA plus BB changes into CC plus DD, बताओ क्या होगा। moles of A divided by A बराबर moles of B divided by B बराबर moles of C divided by C बराबर moles of D divided by D। अब इसमें उनको ले लो जो गिवन है, जो चीज गिवन है और जो चीज फाइंड करनी है उन दोनों को ले लो, बाकी सबको छोड़ दो। ये आपका कंसेप्ट है मोल मोल एनालिसिस। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक स्टोइकियोमेट्री क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। अब अगले टर्न पर लास्ट टॉपिक लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट है ना, वो करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।